इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात का फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। इलेक्शन कमीशन की पीटीआई को 20 दिन में इलेक्शन कराने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात मामले का फैसला सुनाना शुरू कर दिया है और अब तक की मालूमात के मुताबिक जो फैसला अभी तक सामने आया, इलेक्शन कमीशन को हिदायत की गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से पीटीआई को कि 20 दिन में इंटर पार्टी इलेक्शन कराए जाएं। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात से मुतालिक केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को 20 दिन में इलेक्शन कराने की हिदायत कर दी है। अहम खबर, इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात का फैसला सुनाना शुरू कर दिया। इलेक्शन कमीशन की पीटीआई को 20 दिन में इलेक्शन कराने की हिदायत की गई है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात का फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। इसी पर बात करते हैं, अपनी नुमाइंदा आमना अली हमारे साथ हैं। आमना, क्या फैसले में बताया जा रहा है मजीद? बिल्कुल जी, आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात केस का फैसला सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को 20 दिन में इलेक्शन कंडक्ट कराने की हिदायत कर दी है और फैसले में मजीद कहा गया है कि 7 दिन में पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात की जो रिपोर्ट है वो इलेक्शन कमीशन में जमा कराई जाए। ये कमीशन की जो है हिदायत सामने आई है फैसले में। और आपको बताएं कि पीटीआई का फिलहाल जो है बल्ले का निशान जो है वो बरकरार है। पीटीआई को दोबारा से हिदायत की गई है इलेक्शन कंडक्ट करवाने की। आपको बताएं कि पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात के हवाले से ये जो केस है इसकी कुल अब तक 5 समातें हुई थी और मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 13 सितंबर को इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात से मुतालिक फैसला महफूज किया था। पीटीआई ने 8 जून 2022 को इंटर पार्टी इंतखाबात मुनक्किद करवाए थे, जबकि पार्टी आइन में तब्दीली के बाद जो है 10 जून को पीटीआई ने तब्दीली की थी, जिस हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये नोटिस जारी किया गया था पीटीआई को। अब जो है आज उसका फैसला सुना दिया गया है। दिन 12 बजे का टाइम था, फैसला आज सुना दिया गया है और ये कहा गया है कि पीटीआई एक मरतबा फिर से इलेक्शन कंडक्ट करवाए। 20 दिन का टाइम दिया गया है और अगले 7 रोज में इलेक्शन कमीशन में रिपोर्ट जमा करवाई जाए। इलेक्शन कमीशन ने हिदायत की है अपने फैसले में। जी ठीक है आमना, ये भी बताइएगा कि इस वक्त अहाता इलेक्शन कमीशन में कौन कौन मौजूद है? देखिए, इस हवाले में बताएं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जब ये फैसला सुनाया जा रहा था तो सिर्फ जो इलेक्शन कमीशन जो पीटीआई के वकील हैं बैरिस्टर गोहर, वो यहाँ पर मौजूद थे और उनकी जानिब से फैसला सुनने के बाद ये कहा गया कमरा अदालत में जो कहा गया कि हमारा जो बल्ले का निशान है वो ताहाल बरकरार है। और इसके अलावा जो है बात की जाए अगर फैसले की, तो फैसले में ये कहा गया है कि 7 दिन में जो है रिपोर्ट जमा करवाई जाए, लेकिन 20 दिन का जो है वक्त दिया गया है पीटीआई को दोबारा से इलेक्शन कंडक्ट करवाने का। अच्छा आमना, ये भी कहिएगा, जिस तरह से आप भी बात कर रही हैं, पीटीआई ज़राए क्या बताते हैं इस मुतालिक? क्या 7 दिन में रिपोर्ट जमा करवा दी जाएगी उनकी जानिब से? देखिए, इस हवाले से कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। ये इलेक्शन कमीशन का फैसला है जो ऑर्डर जारी किया है, जो अभी सुनाया है उन्होंने, और उसमें ये कहा गया है कि 20 दिन में इलेक्शन करवाए जाए, जिसके बाद 7 दिन बाद जो है यानी कि कुल 27 डेज का टाइम दिया गया है और 7 दिन में इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को रिपोर्ट सबमिट करवाने की जो है डेडलाइन दी है। और अगर रही बात इलेक्शन सिंबल की, तो फिलहाल वो बरकरार रहेगा और जो कमीशन की जानिब से अब से कुछ देर कबल जो फैसला सुनाया गया है उसमें यही इसी बात पे कहा गया है कि पीटीआई रिकंडक्ट करवाए। ठीक है आमना, ये भी बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन में दरखास्त किसकी जानिब से दायर की गई थी? देखिए, ये इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त नहीं दायर की गई थी। कमीशन की जानिब से पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात के हवाले से नोटिस गया था पीटीआई को, जो इंटर पार्टी इंतखाबात में इरेगुलरिटीज थी उस हवाले से कमीशन ने नोटिस भिजवाया था, जिसका जवाब जमा करवाया गया था और 13 सितंबर को ये फैसला महफूज किया था चीफ जो अगर 7 दिन में रिपोर्ट जमा नहीं कराई जाती है तो फिर क्या पार्टी का जो इंतखाबी निशान है वो जब्त कर लिया जाएगा? देखिए, इलेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंगली तो अगर जो इस वक्त पीटीआई ने जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर जारी किया है उस पर पीटीआई अमल दरामद नहीं करती तो बिल्कुल इनका इलेक्शन का जो इलेक्शन सिंबल है, जो इंतखाबी निशान है, वो वापस ले लिया जाएगा, क्योंकि कमीशन की जानिब से पीटीआई को एक मरतबा फिर से ये मौका फराहम किया गया है कि वो पार्टी के जो इलेक्शन है इंटर पार्टी जो इंतखाबात है वो दोबारा से कंडक्ट करवाएं और उसके बाद जो है 7 रोज में रिपोर्ट जो है जमा करवाई जाए। अच्छा आमना, ये भी कहिएगा कि पीटीआई के इंतखाबी निशान के हवाले से इस मुतालिक कुछ बताया गया हो? देखिए, इस हवाले से इस ऑर्डर में कोई बात नहीं की गई, सिर्फ पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात
کو रीकंडक्ट करवाने के हवाले से कमीशन ने ऑर्डर किया है, जो कि 20 दिन में जो है इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए जाए और अगले 7 रोज में जो है इसके हवाले से रिपोर्ट कमीशन में जमा करवाई जाए। जो ये फैसला था ये मेंबर्स ने निसार दुरानी की सरबराही में कमीशन ने 13 सितंबर को महसूस किया था। और आपको बताएं कि पीटीआई की जानिब से 8 जून 2022 को इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए गए थे और 10 जून को उनकी पार्टी आइन की जो अमेंडमेंट है वो करवाई गई थी। तो इसमें इरेगुलरिटीज को मद्देनजर रखते हुए कमीशन की जानिब से ये नोटिस भिजवाया गया था पीटीआई को, जिसके बायस जो है पीटीआई के जो वकील हैं बैरिस्टर गोहर, उनकी जानिब से जवाब भी जमा करवा दिया गया था। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है उसके मुताबिक पीटीआई को इंतखाबात फिर से मुनक्किद करवाने के लिए 20 रोज का वक्त दिया गया है। आमना, अगर 20 रोज में इंटर पार्टी इंतखाबात पीटीआई नहीं करवाती है तो फिर पार्टी पोजीशन क्या होगी? देखिए, इस हवाले से फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इलेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंगली अगर इरेगुलरिटीज हैं, इलेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंगली अगर किसी जमात ने ये, क्योंकि तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन एक्ट 2017 के अकॉर्डिंगली इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुनक्किद करवाना उन पर लाजिम है, लेकिन अगर कोई जब ऐसा नहीं करेगा या कमीशन की जानिब से, क्योंकि उनको मॉनिटर किया जाता है, स्क्रूटनाइज किया जाता है, अगर कोई सियासी जमात जो है उसकी जानिब से इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुनक्किद कराए गए हों और उसमें इरेगुलरिटीज हो, तो उस हवाले से कमीशन जो है वो कार्रवाई कर सकता है, इंतखाबी निशान भी वापस लिया जा सकता है। जी ठीक है आमना अली, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात का फैसला सुना दिया। अब तक के फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की पीटीआई को 20 दिन में इलेक्शन कराने की हिदायत। 7 दिन में पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में पेश करेगी। पीटीआई का बल्ले का निशान बरकरार है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसला सुनाया गया। इलेक्शन कमीशन की पीटीआई को 20 दिन में इलेक्शन कराने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक फैसला सुना दिया है। जी हाँ, इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात का फैसला सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन की पीटीआई को 20 दिन में इलेक्शन कराने की हिदायत की गई है। अहम खबर से मुतालिक आपको बता रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात का फैसला सुना दिया है और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पीटीआई को 20 दिन में इलेक्शन की हिदायत की गई है। इसी पर बात कर लेते हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राना हमारे साथ हैं। आमिर इलियास राना, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? पीटीआई को 20 दिन में इलेक्शन कराने की हिदायत की गई है। बिल्कुल, ये इलेक्शन कमीशन इस तरह के फैसले मुख्तलिफ जमातों के बारे में करता रहता है और ये कोई पहली दफा नहीं है। पहले PMLN के लिए भी हुआ था कि जब वो इलेक्शन नहीं करा रहे थे तो 2-3 दफा उनको नोटिस दिए गए थे कि जी फिर इसके बाद आपको निशान नहीं मिलेगा अगर आप इलेक्शन नहीं कराएंगे, तो उन्होंने करा लिया। अब इनके ऊपर ये था कि ये दुरुस्त अंदाज में और ये किसी और आइन के तहत नहीं, पीटीआई के अपने बने हुए आइन के मुताबिक इलेक्शन कराने जरूरी है। तो ये पीटीआई के लिए चूंकि इसमें तमाम जमातें हमारे यहाँ इस तरह के ही इलेक्शन कराते हैं कि जिसको बनाना है उसके हक में सारे दस्तबरदार हो जाते हैं, तो वो जो एक रस्मी कार्रवाई है वो पीटीआई 20 दिनों में करेगी। उनके लिए कुछ थोड़ी सी मुश्किल ये होगी कि बहुत सारे रहनुमा रुपोश हैं, कुछ जेल में हैं, उसके लिए ये अदालतों में भी दरखास्त देंगे, लेकिन उनके बिहाफ पे लोग कागजात भी जमा करा देंगे और ये इलेक्शन वो करा के 7 दिन के अंदर अंदर ये, अब जैसे खान साहब के साथ आज या कल में उनकी फैमिली और वकला की मुलाकात होगी, वो टाइम उनसे ले लेंगे और वो जो डेट देंगे उसके ऊपर वो इलेक्शन इनेकाद कराने के लिए जनरल काउंसिल की मीटिंग अपनी बुला लेंगे। उसमें इनके तरीक़ेकार कभी मुख्तलिफ भी होते रहे हैं, भी कराते रहे हैं। आपको याद होगा कि जस्टिस वजीउद्दीन अहमद इनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने थे, फिर तस्नीम नूरानी एक इलेक्शन में बने थे और उन सब ने ये छोड़ा कि इलेक्शन शफाफ नहीं होते थे और ये बज़ाहिर होता था कि जी वोटिंग हुई है, इतने लोगों से हमने पूछा है, बताया है, और फिर मैनिपुलेट हुए। जब परवेज खटक सेक्रेटरी जनरल बने थे, जहांगीर तरीन बने थे उस वक्त सेक्रेटरी जनरल, फिर ये एतराज पहली दफा जस्टिस वजीउद्दीन का आया था कि इलेक्शन सही नहीं हुए। तो अब ये 20 दिन का चूंकि टाइम दिया गया है, जो मैंने सियासी जमातों को देखा है उनके लिए अब ये कोई इशू नहीं है कि ये इलेक्शन कराना पार्टी के और फिर उसके अंदर चेयरमैन का आना, चूंकि जाहिर है अभी कोई ज़िमनी इलेक्शन तो हो नहीं रहा कि ये हो कि जी कल 20 दिन इलेक्शन कमीशन ने दिए हैं, और ये भी मुमकिन है कि वो इलेक्शन कमीशन को दरखास्त दे दें कि हमें 20 दिन के अलावा भी कुछ टाइम दिया जाए, तो वो भी इलेक्शन कमीशन इनको टाइम देगा। और ऐसा तमाम सियासी जमातों के साथ होता है। ये कोई ऐसा गैर मामूली फैसला नहीं है
سیاسی طور پہ جس سے بہت بڑی ہلچل مچ جائے اور اس میں کوئی تبدیلیاں ہو جائیں گی. ہاں جو تبدیلیاں ہوں گی وہ ہے خان صاحب کی جو کنوکشن 5 سال کی ہے اور وہ برقرار رہتی ہے تو وہ پھر الیکشن کے وقت سامنے آئے گا کہ کیا وہ پارٹی کے سربراہ رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے ہیں, یا خان صاحب اب الیکشن لڑیں اور ان کی اندر پارٹی سے لوگ ان کو چیلنج, پارٹی کے اندر رہتے ہوئے تو کوئی چیلنج نہیں کرے گا اور یہ اپنے معمول کے مطابق ایک الیکشن کرائیں گے اور الیکشن کمیشن کو اس کی رپورٹ پیش کریں. عامر الیاس رانا بیورو چیف اسلام آباد ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کا شکریہ. اسموک کی شدت میں اضافہ, لاہور ایک بار پھر ترین شہروں میں پہلے نمبر پر. ذرائع نگراں حکومت کے مطابق محکموں کی یونیورسٹیز بند کرنے کی تجویز دی گئی ہے. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کیبنٹ کمیٹی برائے انسداد اسموک کا اجلاس آج طلب کر لیا. پنجاب میں اسموک کے تدارک کے لیے اسموک لاک ڈاؤن لگانے کی تجویز تیار ہے. ہفتے کے روز بھی مارکیٹس, جم, سینما, تھیٹر اور فیکٹریاں مکمل بند کرنے کی تجویز دی گئی ہے. ہفتے کے روز ریسٹورنٹ بند کرنے کی تجویز, صرف ٹیک اوے اور ہوم ڈیلیوری ہوگی. سرکاری دفاتر میں بھی آدھے ملازمین کام کریں گے. جمعہ اور ہفتہ سافٹ لاک ڈاؤن کے بعد شہر میں ناکے لگانے کی بھی تجویز. اسموگ میں اضافے کی سب سے بڑی وجہ لاہور میں غیر معمولی ٹریفک ہے. لاہور میں دفعہ 144 کے نفاذ کی بھی تجویز زیر غور ہے. شدت میں اضافہ, لاہور ایک بار پھر آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر. ذرائع نگران حکومت کے مطابق محکموں کی طرف سے رواں جمعے کو تمام اسکول, کالجز, یونیورسٹیز بند کرنے کی تجویز ہے. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کیبنٹ کمیٹی برائے انسداد اسموگ کا اجلاس آج طلب کر لیا. بیورو چیف لاہور محمد الیاس ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جی محمد الیاس, کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں سافٹ لاک ڈاؤن کی تیاری جو ہے وہ تجاویز دی جا رہی ہیں؟ جی آپ جو آج لاہور آلودہ ترین شہر ہے دنیا کا, اور میں جو نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کیبنٹ کمیٹی برائے انسداد اسموگ کا اجلاس طلب کر لیا. اب سے کچھ دیر بعد آنے والا ہے. اس میں دیکھا جائے گا کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن لگایا جائے. اس کے لیے مختلف تجاویز جو ہیں وہ زیر غور ہیں. ان میں یہ ہے کہ جمعے کے روز تمام اسکول, یونیورسٹی وغیرہ بند کر دی جائیں اور اس کے علاوہ جو مارکیٹنگ ہیں ان کو بھی بند کیا جائے اس سلسلے میں, تاکہ اس کے علاوہ سینما, تھیٹر, فیکٹریاں یہ بند کی جائیں. لیکن یہ ابھی تجویز ہے کیونکہ اجلاس میں جو فیصلہ ہوگا اس کے بعد ہی اس پر عمل درآمد کیا جائے گا. اسی طرح ریسٹورینٹس وغیرہ ٹیک اوے بند کیے جائیں گے, ٹیک اوے وغیرہ کھلے جائیں گے. اور اس کے علاوہ پرائیویٹ اور پبلک جو گاڑیاں ہیں, سرکاری گاڑیاں, ان کو بھی روک تھام کی جائے گی, ان کی نقل و حرکت محدود کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ سرکاری دفاتر وغیرہ بند کیے جائیں گے. اور ہفتے کے دن اسمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے وہ شہر میں لگایا جائے گا. اس کے لیے ناکے لگائے جائیں گے اور اس کے لیے یہ بھی تجویز ہے کہ دفعہ 144 لگائی جائے تاکہ اس پر امپوز, کیونکہ اسموگ کی شرح جو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ اقدامات جو ہیں وہ کرنے پڑ رہے ہیں. اس کے لیے جو تجاویز جو زیر غور ہیں اس پر وزیر اعلیٰ پنجاب کی سربراہی میں اب اجلاس شروع ہو رہا ہے تھوڑی دیر تک, اور اس میں یہ فیصلے کیے جائیں گے کہ ان پر عمل درآمد کس طرح کیا جائے. جی محمد الیاس بیورو چیف لاہور ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کا شکریہ. پنجاب میں اسموگ کا راز برقرار. لاہور کا انڈیکس 313 ریکارڈ. لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر آ گیا. ماسک استعمال کرنے کے احکامات ہوا میں اڑا دیے گئے. شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے. پنجاب میں اسموگ کا راز برقرار. لاہور کا مجموعی ایئر انڈیکس 313 ریکارڈ. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. سائفر کیس ٹرائل کے جوڈیشل کمپلیکس میں پہلی سماعت. عدالت کا چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو منگل کو کرنے کا حکم. چیئرمین پی ٹی آئی کا ٹرائل اب 29 اگست سے پہلے کی پوزیشن سے آگے بڑھے گا. سائفر کیس ٹرائل کی سماعت. عدالت کا چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو منگل کو عدالت پیش کرنے کا حکم. آفیشر سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت کے جج نے حکم جاری کر دیا. چیئرمین پی ٹی آئی کا ٹرائل اب 29 اگست سے پہلے کی پوزیشن سے آگے بڑھے گا. آفیشر سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت کے جج نے حکم جاری کر دیا. مونس صلاحی کے خلاف ایف آئی اے منی لانڈرنگ کا مقدمہ. مونس صلاحی کی منجمد ہونے والی جائیداد اور بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات سامنے آ گئیں. دستاویز کے مطابق مونس صلاحی کے مختلف بینک اکاؤنٹس میں 48 کروڑ 76 لاکھ سے زائد رقم آئی. مونس صلاحی کے لاہور میں 8 مختلف بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے. مونس صلاحی کے مختلف بینک اکاؤنٹس منی لانڈرنگ کے لیے استعمال ہوئے. مونس صلاحی کی راولپنڈی میں ایک اور قصور میں 5 پراپرٹیز کو منجمد کیا گیا. مونس صلاحی کے خلاف ایف آئی اے منی لانڈرنگ کا مقدمہ. مونس صلاحی کی منجمد ہونے والی جائیداد اور بینک اکاؤنٹس کی بات سامنے آ گئیں.
मुस्लिम लीग नून की आम इंतखाबात के लिए तैयारियां तेजी से जारी हैं। नून लीग ने आम इंतखाबात के उम्मीदवार फाइनल करने के लिए तमाम डिवीजन लेवल पर कोऑर्डिनेटर मुकर्रर कर दिए। इसहाक डार की जानिब से कोऑर्डिनेटर के नामों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नून लीग ने आम इंतखाबात के उम्मीदवार फाइनल करने के लिए डिवीजन लेवल पर कोऑर्डिनेटर मुकर्रर कर दिए। इसहाक डार की जानिब से कोऑर्डिनेटर के नामों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नून लीग ने आम इंतखाबात के उम्मीदवार फाइनल करने के लिए तमाम डिवीजन लेवल पर कोऑर्डिनेटर मुकर्रर कर दिए। कोऑर्डिनेटर के नामों का नोटिफिकेशन इसहाक डार की जानिब से जारी कर दिया गया है। नवाज शरीफ तमाम सियासी जमातों को कौमी हुकूमत का हिस्सा बनाना चाहते हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मियां जावेद लतीफ़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ तमाम सियासी जमातों को कौमी हुकूमत का हिस्सा बनाना चाहते हैं। नून लीग मुल्क में 130 सीटें निकालेगी। पाकिस्तान मुखालिफ गैर मुल्की कुव्वतें जेल में मौजूद शख्स के पीछे खड़ी हैं। वो इनका एजेंडा पूरा कर रहा था। तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को कौमी धारे में शामिल रखना चाहते हैं, जिससे पाकिस्तान को इस गर्दाब से निकाला जा सकता है। जमात से बालातर होकर वो तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को इसलिए नेशनल हुकूमत का हिस्सा बनाना चाहते हैं। तो हमारी जो वर्किंग है, जो हमें नज़र आ रहा है, हम 130 से ऊपर नेशनल असेंबली की सीटें हासिल करते 24 के इंतखाबात में नज़र आ रहे हैं। अगर आज आइन कानून के मुताबिक अमल ना किया गया तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान किसी हादसे का शिकार हो सकता है। सऊदी और अमरीकी इलेक्ट्रॉनिक राब्ता दोनों वज़ीर के दरमियान गजा में जंगबंदी के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा गजा में खतरनाक अस्करी जा रही है। इलाकों में इंसान जंग ज़्यादा इलाकों में कार्रवाइयों को शुरू किया। फलस्तीनी नकल मकानी हैं। इसराइल के गैर कानूनी इक़दामात को असरअंदाज से रुकवाने में किरदार अदा किया। आलमी बरादरी गजा में अपना अखलाकी किरदार। गजा में निहत्ते लोगों पर जुल्म बंद किया जाए। इस्लामाबाद में बच्चों की फ़लस्तीन के हक में रैली। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का खिताब। आज पूरी दुनिया की इंसानियत गजा के लोगों के साथ है। अवाम गजा के साथ है, हुक्मरान खामोश हैं। गजा में निहत्ते लोगों पर जुल्म बंद किया जाए। इस्लामाबाद में बच्चों की फ़लस्तीन के हक में रैली। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने खिताब करते हुए कहा आज पूरी दुनिया की इंसानियत गजा के लोगों के साथ है। अवाम गजा के साथ हैं, हुक्मरान खामोश हैं। जुल्म बंद किया जाए। इस्लामाबाद में बच्चों की फ़लस्तीन के हक में रैली, जिसमें अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने खिताब करते हुए ये कहा आज की इंसानियत गजा के लोगों के साथ है। अवाम गजा के साथ हैं, हुक्मरान खामोश हैं। गजा में निहत्ते लोगों पर जुल्म बंद किया जाए। इस्लामी बच्चों की फ़लस्तीन के हक में रैली निकाली गई, जिसमें अमीर जमात इस्लामी खिताब किया। कहा दुनिया की इंसानियत गजा के लोगों के साथ है। अवाम गजा के साथ हैं, हुक्मरान खामोश हैं।